इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईसीएस बेस्ड न्यूमेरिकल का, और साथ ही साथ कुछ काज बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं जिनका डिस्कशन करेंगे, और इनके आंसर्स को फाइंड आउट करने का तरीका ईसीएस से निकालेंगे कि कैसे हम ईसीएस की हेल्प से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से या रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल of 4 alkali metals ABCD are minus 3.05 volt, minus 1.66 volt, minus 0.40 volt and minus 0.80 volt respectively. Find strongest reducing agent. यहां पर हमें 4 unknown metals हैं जिनके पोटेंशियल्स दे रखे हैं और कैलकुलेट करना है, इसमें से ईसीएस ड्रॉ करके बताना है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो मेटल्स हैं आप उनके लिए ईसीएस ड्रॉ करें। मेटल ए के लिए पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है माइनस का 3.05 वोल्ट, और बी के लिए वैल्यू दे रखी है माइनस का 1.66 वोल्ट, और सी के लिए वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.40 वोल्ट, और डी के लिए वैल्यू दे रखी है माइनस की 0.80 वोल्ट। तो इस तरह से ये आपको मेटल्स यहां दी हुई है। अब इसमें से जब हम एक्टिविटी ऑर्डर का कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं देन हमें इसका आंसर्स मिलता है। बच्चों, हाइड्रोजन से अपवर्ड जाने पर एलिमेंट्स के लिए जो इनर्ट पोटेंशियल है वो नेगेटिव वे पर प्राप्त होते हैं, और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो इनका ऑर्डर है वो डिक्रीज करता है, और जो मेटल अपने इनर्ट पोटेंशियल पर जितना ही माइनस में लोवेस्ट वैल्यू रखता है वो उतना ही ज्यादा एक्टिव होता है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसर होता है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर दे सकते हैं, बिकॉज जब कंपेयर करते हैं तो अपवर्ड जाने पर इनके इनर्ट पोटेंशियल डिक्रीज होते हैं। तो यहां एलिमेंट ए का इनर्ट पोटेंशियल माइनस में सबसे लोवेस्ट होगा, सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज ए। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ईसीएस देख करके। लेते हैं अगला क्वेश्चन। एट 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, बेरियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम पेयर्स आर माइनस 3.05 वोल्ट, प्लस 2.73 वोल्ट, प्लस 2.71 वोल्ट एंड प्लस 2.37 वोल्ट। द फाइंड आउट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो यहाँ वैल्यूज दिए हैं वो आपके रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, और इनके आधार पर हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ईसीएस ड्रॉ करते हैं गिवन एलिमेंट्स के लिए, बिकॉज नोन एलिमेंट्स हैं और इनके इनर्ट पोटेंशियल लिखते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एज इट इज सेटअप देते हैं और फिर इसके बाद आंसर निकालते हैं। गिवन वैल्यूज को करेक्ट ऑर्डर में कर लें, बिकॉज सिक्वेंसली माइनस पोटेंशियल्स होंगे। माइनस का 3.05 वोल्ट, माइनस 2.78 वोल्ट एंड माइनस 2.71 वोल्ट, और लास्ट है आपका माइनस का 2.74 वोल्ट, और यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करना है। अब अकॉर्डिंग टू इनर्ट पोटेंशियल यहाँ इनका सेटअप कर लेते हैं और ईसीएस ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट पोटेंशियल। बच्चों, अगर पोटेंशियल जज करें तो हाईएस्ट पोटेंशियल आपका ये होगा माइनस का 2.71 वोल्ट, और ये होगा फॉर सोडियम पेयर, आयन एंड एटम, Na+ और Na, और जबकि इसके बाद आएगा आपका Mg सेट। Mg++ आयन है और Mg एटम है। वैल्यू होगी माइनस का 2.74 वोल्ट, और इसके बाद थर्ड कैटेगरी है आपका माइनस का 2.78 वोल्ट, माइनस 2.78 वोल्ट, और ये वैल्यू होगी Ba के लिए, Ba++ एंड Da, और इसके बाद
सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी -3.05 वोल्ट, और ये हो जाएगी Li प्लस और Li के लिए। ये आपका ECS बनेगा। तो बच्चों पूछ रहा था यहाँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर क्या है। जब लोअर साइड जाएंगे यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएंगे और जैसे जैसे इनके पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे माइनस में, तो वैसे वैसे इनका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो स्ट्रांग होता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोडियम इस ECS के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। सो फाइनल आंसर आपका बच्चों होगा सोडियम, Na स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएशन बेस्ड। द क्वेश्चन से टू यू the standard electrode potential of 4 metals A, B, C and D are plus 1.5 volt, minus 2.0 volt, plus 0.84 volt and 0.36 volt minus का respectively. The order of increasing reactivity of these metal is, यानी जो 4 metals हैं इनके ऑक्सीडेशन इनर्ट पोटेंशियल्स गिवन है आपको, और इनके अकॉर्डिंग इन मेटल्स की एक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, इन धातुओं की सक्रियता का बढ़ता क्रम देना है। तो आइए सबसे पहले डिनोट करें इनके पोटेंशियल। बच्चों ए मेटल का पोटेंशियल गिवन है माइनस का 2.0 वोल्ट, बी के लिए गिवन है प्लस का 0.84 वोल्ट और सी की वैल्यू है माइनस 0.36 वोल्ट। करेक्ट ऑर्डर में कर लें यहां से, ये फॉर बी एंड सी एंड डी, और ए के लिए गिवन है प्लस का 1.5 वोल्ट। ये हैं आपके पास जो इनॉट पोटेंशियल्स हैं मेटल के गिवन है। अब हमारा सबसे पहला वर्क होगा कि इन इनॉट पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग हम ECS ड्रॉ करें। तो बच्चों जब ECS ड्रॉ करते हैं तो हाइड्रोजन मिड है, बिकॉज इसका इनर्ट पोटेंशियल 0 होता है, इनर्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के लिए 0 होता है। और अभी डाउनवर्ड जब आप चलते हैं हाइड्रोजन से तो वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज करता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर चलेंगे तो मिनिमम टू मैक्सिमम सबसे पहले सी के लिए मिलेगा प्लस का 0.84 वोल्ट, और फिर उसके बाद ए का वैल्यू मिलेगा प्लस का 1.5 वोल्ट। ये तो हो गए प्लस के वैल्यूज। और जब माइनस में चले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू डी की है माइनस का 0.36 वोल्ट, और देन इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू है माइनस का 2 वोल्ट। तो ये ऑर्डर डेवलप हो गया ECS का। यहाँ दो कंडीशंस दिखाई दे रही हैं, एक है जो हाइड्रोजन से लोवेस्ट और एक है जो हाइड्रोजन से अपवर्ड। तो एक कॉमन पॉइंट मैंने ECS में आपको दिया था कि जब डाउनवर्ड एलिमेंट्स से अपवर्ड एलिमेंट्स के इनर्ट पोटेंशियल्स की ओर जाते हैं, तो जैसे जैसे अपवर्ड जाते हैं उनका इनर्ट पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव वे पर डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करेगा तो एक्टिविटी का ऑर्डर इंक्रीज करेगा, यानी जो धातुओं की सक्रियता है वो इंक्रीज करती है। तो अगर हम यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाते हैं, सबसे पहले ए एलिमेंट सबसे कम लोवेस्ट एक्टिव है, देन सी, देन डी और देन बी। यहाँ पर बी एलिमेंट सबसे ज्यादा सक्रिय धातु के रूप में होगा। तो अगर एक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है तो आपके लिए ये ऑर्डर फाइनल आंसर होगा, और अगर यहीं पर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है यानी घटती हुई सक्रियता पूछता तो यही ऑर्डर रिवर्स कर देते, तो वो उसका आपका घटता क्रम प्राप्त होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर 3 metallic cations ABC are plus 0.68 volt, minus 0.50 volt and minus 2.5 volt respectively. The correct order of reducing powers of corresponding metals is A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः प्लस का 0.68 वोल्ट, माइनस का 0.50 वोल्ट और माइनस का 2.5 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम बताना है, यानी ऑर्डर बताना है इसका क्या होगा। तो पहले तो मेटल की पोटेंशियल लिख लें। ए के लिए पोटेंशियल होगा प्लस का 0.68 वोल्ट
और बी के लिए मेटल होगा माइनस का 0.50 वोल्ट और सी के लिए पोटेंशियल होगा माइनस का 2.5 वोल्ट। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब जब हम इनका ऑर्डर डेवलप करते हैं ईसीएस पर, तो अकॉर्डिंग टू ईसीएस हाइड्रोजन का ए नॉट पोटेंशियल 0 होगा और उसी ऑर्डर में हम इसको सेट करें तो ए का वैल्यू होगा प्लस में 0.68 वोल्ट, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू हाइड्रोजन से नीचे होंगे और जब अपवर्ड चलेंगे तो माइनस के वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू होगा बी का और बी का वैल्यू है माइनस का 0.50 वोल्ट और इसके बाद सी का वैल्यू है माइनस का 2.5 वोल्ट। ये वैल्यूज मिले। अब इसका ऑर्डर बना लें, चेक कर लें जरा। तो ऑर्डर आपको ये मिलता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड जाने पर आपको इसका ऑर्डर मिलता है जो कि रिड्यूसिंग पावर को शो करता है। तो अगर यहाँ हम इसका ऑर्डर दिखाएंगे, सो ए टू बी एंड बी टू सी, ये ऑर्डर आपको आंसर के रूप में मिलेगा। नाउ अ वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी एंड डी आर प्लस 1.5 वोल्ट, 2.0 volt and plus 0.34 volt and 0.76 volt respectively. Find the decreasing order of reactivity for these metals. बहुत ध्यान दें इस बात पर कि यहाँ पर आपको घटती सक्रियता पूछ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, जबकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन जब किया था हम लोगों ने वहां इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा था। पहले वैल्यू डिनोट करें जो गिवन है मेटल्स के ए बी सी एंड डी। 4 मेटल्स हैं और इनके पोटेंशियल्स हैं प्लस का 1.5 वोल्ट, माइनस का 2 वोल्ट, सी के लिए प्लस का 0.34 वोल्ट और डी के लिए माइनस का 0.76 वोल्ट। ये पोटेंशियल्स आपके गिवन हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जब हम इसके ईसीएस ड्रॉ करेंगे तो ईसीएस में हाइड्रोजन का ए नॉट पोटेंशियल 0 होता है और उसके नीचे जब आएंगे प्लस के इंक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यूज देखेंगे तो पहले सी एलिमेंट के लिए वैल्यू होगा प्लस का 0.34 वोल्ट और देन ए के लिए वैल्यू जाएगी प्लस 1.5 वोल्ट और अभी माइनस में जब चलेंगे अपवर्ड तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। सबसे पहले वैल्यू होगी डी के लिए माइनस 0.76 वोल्ट और देन इसके बाद लास्ट करेंगे बी से और बी का वैल्यू होगा माइनस का 2 वोल्ट। अब ये जो ऑर्डर मिला है आपको, यहां से एक्टिविटी का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बिकॉज मैंने कहा कि जब डाउनवर्ड टू अपवर्ड चलते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज करती है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो बहुत अच्छे से आपको यह आंसर दिखाई दे रहा होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा बी से डी की तरफ, डी से सी को और सी से ए को। मीन्स अगर घटता क्रम इसका दिखाया जाए तो बी से डी, डी से सी और सी से ए, ये इसका एक्टिविटी का घटता क्रम बनेगा। जबकि इसी को रिवर्स कर दें तो हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा सकते हैं। और बच्चों कई बार इसी तरह के क्वेश्चंस में आपसे पुट अप करता है कि आल्सो आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीक एक्टिव एलिमेंट। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछता है यहाँ तो बी हो जाता और अगर वीक पूछता तो ए हो जाता। तो इस तरह से ये वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए जा सकते हैं ईसीएस की हेल्प से। और अब लेते हैं कॉज बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इनके ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम ईसीएस के ही पॉइंट से दे सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डीकलराइजेस, एक्सप्लेन व्हाई। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है अगर उसमें जेडन की रॉड यानी इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए तो जो उसका नीला कलर है वो धीरे धीरे करके डिकलराइज्ड हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ऐसा क्यों? बच्चों अगर हम यहाँ यही एक टेम्परेरी सेल का एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करें तो इजी होगा। सपोज दैट ये एक टेम्परेरी सेल है और इसमें जो इलेक्ट्रोड रॉड है वो जेडन की है, मीन्स जस्ता धातु की बनी है और ये मेटेलिक पॉट है
जिसको हमने इलेक्ट्रोड बनाया है, सपोज दैट एनोड और कैथोड है, और यहाँ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के रूप में लिया गया है। और ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलिसिस करेगा जब हम करंट पास आउट करेंगे। तो अगर इस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं CuSO4 का, ब्रेक करेगा अपने आयनों में CuSO4 और इलेक्ट्रोलिसिस से ब्रेक करेगा Cu++ और SO4 2-। इलेक्ट्रोलिसिस है बच्चों ये। और ये जो आपने रॉड लगाई है ये Zn की है, जस्ता धातु की है। अब हमें यहाँ ECS बनाने के लिए दो मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो Zn है और दूसरा कॉपर है। तो अगर हम इनकी ECS डेवलप करें तो हमें मालूम है कि हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर का प्लेस है और जबकि Zn का प्लेस हाइड्रोजन से ऊपर है ECS में। तो ये तो ऑर्डर हमें मिल गया कि एलिमेंट्स कहां पर स्थित हैं। अब पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कौन सा मेटल रिएक्टिविटी शो करेगा, यानी रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जो अपवर्ड मेटल है वो अपने से लोवेस्ट मेटल के साल्ट सोल्यूशन से यानी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए Zn रिएक्ट करेगा। और जब रिएक्ट करेगा तो अपोजिट आयन का ट्रांजैक्शन करेगा इन प्लेट्स पर। नेगेटिव आयन इस प्लेट की तरफ Zn प्लेट की ओर और पॉजिटिव आयन आपके बॉटम प्लेस की ओर जाना स्टार्ट करेंगे। और इस कंडीशन में ये जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो धीरे धीरे करके डीकलराइज्ड हो जाएगा, मींस कलरलेस हो जाएगा। तो अगर हम इसका रिएक्शन दें, Zn का रिएक्ट कराएं कॉपर सल्फेट से CuSO4 से, और ये मेक करेगा ZnSO4 बिकॉज माइनस वाले जो आयन्स हैं वो Zn प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे और कॉपर। देन Zn कॉपर आयन बिकॉज ये आयनिक फॉर्म में रिड्यूस करेगा इसको और ये इंटरचेंज करेगा तो बनाएगा Zn++ एंड Cu। तो ये नेट रिएक्शन इस सेल में पूरी करेगा। तो ECS बेस इसका आंसर दे सकते हैं बिकॉज जो कलर है कॉपर सल्फेट की वजह से ब्लू है। और अगर हम इसमें जिंक रॉड डिप करें, व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन Zn++ आयन डिस्प्लेस Cu++ आयन ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू विच कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड। यानी कॉपर सल्फेट विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि ECS में Zn धातु कॉपर से ऊपर स्थित है और जिसके कारण वह कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से अर्थात कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्ट्रॉयड कर देती है, विस्थापित कर देती है। और यही रीजन है कि कॉपर सल्फेट का कलर कलरलेस हो जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, से टू यू गिवन रिएक्शंस आर पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। यानी जो दो अभिक्रियाएं दी हैं ये संभव है या संभव नहीं है, इनका आइडेंटिफाई करना है और वो भी ECS की हेल्प से करेंगे। एक पॉइंट दूं आपको यहाँ, बिकॉज जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड से। तो मैंने कैरेक्टर्स में आपको डिफाइन किया था कि हाइड्रोजन से जो अपवर्ड मेटल है ECS में वे एसिड रिएक्टेबल हैं, लेकिन जो लोवेस्ट मेटल हैं वो एसिड रिएक्टेबल नहीं। तो सबसे पहले तो हम ECS ड्रॉ करें और फिर इसके बाद इनके आंसर्स देंगे यहाँ से कि ये पॉसिबल हैं या नहीं। तो ये प्लेस कर लेते हैं आंसर देने के लिए सभी रिएक्शंस का 1, 2, 3, 4 एंड 5 और ECS ड्रॉ कर लेते हैं इन एलिमेंट्स के लिए जैसे जिस ऑर्डर में दिए हैं। तो बच्चों अगर हम ECS यहाँ बनाते हैं इनकी, तो हाइड्रोजन को मिड एलिमेंट्स मान लें और उसके नीचे दो मेटल्स आपको मिलेंगे, जस्ट हाइड्रोजन से नीचे कॉपर का प्लेस और उससे नीचे सिल्वर का प्लेस। लेकिन जब हम अपर मेटल्स में जाएंगे देन पोटेशियम सबसे पहले मिलेगा, देन सोडियम का प्लेस और देन उससे नीचे Zn का प्लेस। तो ये एलिमेंट्स आपको अपवर्ड साइड मिलेंगे। अब कंफर्म होता है यहां से कि जो अपवर्ड मेटल हैं वो ये हैं पोटेशियम, सोडियम और जिंक। ये एसिड रिएक्टेबल हैं, एसिड रिएक्टेबल अम्लों से क्रियाशील हैं, इनकी रिएक्शंस होंगी। जबकि जो लोवेस्ट मेटल हैं ये एसिड रिएक्टेबल नहीं है,
इसलिए इनकी रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। अब हम इसी वे पर आंसर दे सकते हैं। Zn रिएक्ट करेगा, प्लेस अपवर्ड है, रिएक्शन पॉसिबल है, संभव है। कॉपर HCl से रिएक्ट करेगा तो कॉपर का प्लेस हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए ये संभव नहीं है, यानी नो रिएक्शन, नॉट पॉसिबल। सोडियम अपवर्ड मेटल है, एसिड रिएक्टेबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। पोटेशियम अपवर्ड मेटल है, एसिड रिएक्टेबल है, पॉसिबल है। सिल्वर ECS में हाइड्रोजन से लोएस्ट प्लेस रखता है और एसिड रिएक्टेबल नहीं है, इसलिए लास्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से बच्चों अगर ये पॉइंट हम लॉजिकली सीख लें ECS का, तो रिएक्शंस की पोटेंशियलिटी का यानी उनकी एक्टिविटी का आंसर दे सकते हैं और पता कर सकते हैं कि जो गिवन रिएक्शंस हैं वो पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे। और एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ 2 सेल हैं जिनमें डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं और इनका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी डिफरेंट है। फर्स्ट सेल में कॉपर सल्फेट है, जबकि सेकेंड सेल में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। फर्स्ट सेल में सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, जबकि सेकेंड सेल में कॉपर का इलेक्ट्रोड है। और क्वेश्चन कह रहा है इन विच सेल रिएक्शन इज पॉसिबल, कौन सा सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगी और कौन सा सेल है जिसमें नहीं होगी। तो ECS बना करके हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ कंडीशन अप्लाइड होगी। बिकॉज ECS में हाइड्रोजन मेन एलिमेंट है, इसका इनर्ट पोटेंशियल 0 होगा और उसके जस्ट लोअर साइड में कॉपर मेटल होगा Cu, जबकि सिल्वर का प्लेस कॉपर से भी नीचे होगा और इस तरह से, जबकि अपवर्ड कोई मेटल यहाँ अवेलेबल नहीं है। सो ECS के पॉइंट में कंडीशन अप्लाइड है कि जो अपवर्ड मेटल हैं वो अपने से लोवेस्ट मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं। तो जैसे हम देख पाते हैं कि कॉपर के नीचे सिल्वर का स्थान है और पहले सेल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है, तो साल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है और इलेक्ट्रोड रॉड है सिल्वर की। तो ये लोअर मेटल अपने से अपवर्ड मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू ECS। और सेकेंड सेल में सिल्वर का साल्ट सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का और कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो अपवर्ड मेटल अपने से लोवेस्ट मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, मीन सेकेंड सेल में रिएक्शन पॉसिबल है। तो अगर यहाँ एग्जांपल दें और रिएक्शन बनाएं तो Ag प्लस CuSO4 और ये हो जाएगा नो रिएक्शन। इस सेल में कोई अभिक्रिया संभव नहीं है और रीजन मैंने आपको दिखाया कि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से जस्ट नीचे है जबकि सिल्वर का सबसे नीचे है। तो निचली धातुओं के जो साल्ट सॉल्यूशन है मेटल्स के वे अपवर्ड मेटल से रिएक्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड सेल कॉपर का इलेक्ट्रोड है और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराएंगे AgNO3 से, रिएक्टेबल है और रिएक्ट करेगा कॉपर नाइट्रेट बनाएगा CuNO3 और प्लस सिल्वर को प्रेसिपिटेट करेगा। तो इस सेल में सेकेंड सेल में रिएक्शन पॉसिबल है जबकि फर्स्ट सेल में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।